13 अगस्त 2004 अप्पू यादव नाम के शरीफ चेहरे के पीछे छुपे एक कुख्यात अपराधी को नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर घुसकर 200 से भी अधिक औरतों ने पीट पीट कर मार डाला था। उस दिन कोर्ट के अंदर अफरा तफरी मच गई थी जब कोर्ट के पीछे के दरवाजे को तोड़कर कमरा नंबर 7 में एक साथ पूरी भीड़ दहाड़ते हुए घुस गई थी और अक्कू यादव को छुरी और पत्थर से हमला करके उसकी जान वहीं ले ली थी। इस वारदात से हालात इस कदर बदल गए कि कोई कुछ नहीं समझ पाया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पुलिस और आसपास के लोग बस देखते ही रह गए थे। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण घर में खाना बनाने वाली और अपने बच्चों के पेट पालने वाली साधारण महिलाओं को हाथों में हथियार उठाने पड़ गए थे। आप इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि क्या एक इंसान को दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर घुसकर मारना वाजिब था या फिर नहीं। भारत कालीचरण यादव उर्फ अप्पू यादव का जन्म 1972 में हुआ था। उसने अपना बचपन नागपुर में स्थित कस्तूरबा नगर स्लम में बिताया था। वो अच्छे घर से बिलोंग करता था क्योंकि उसके परिवार में कई सारे गाय भैंसे थी। उसके घर में जो इंसान गाय भैंसों के दूध दूहने आता था, सबसे पहले उसने ही उसे अक्कू के नाम से बुलाना शुरू किया, जिसके बाद उसका नाम अक्कू ही पड़ गया और सारे गांव वाले उसे अक्कू अक्कू करके ही पुकारते थे। बचपन में अक्कू हर दिन सुबह सुबह अपने गाय भैंसों को चराने जाया करता था और वो अपना ज्यादातर टाइम दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा और कंचे खेलने में गुजारता था। गाय भैंसों के दूध बेच करके ही उनका घर चलता था, इसीलिए अक्कू ने भी बचपन से दूध दूहना सीख लिया था। दूध दूहते दूहते उसकी उंगलियां और हाथ काफी मजबूत और मोटे हो गए थे। वो जब भी किसी के सामने खड़ा हो जाता था तो लगता था कोई चट्टान खड़ा है, और आवाज तो ऐसी बुलंद थी कि एक बार तो सामने वाला सुनकर सहम जाए। इसी का फायदा उठाते हुए अक्कू ने छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू की और चोरी का सामान बेचकर उसे जितने भी पैसे इकट्ठा होते थे वो उसे नशा पत्ती और जुए में खेलकर उड़ा देता था। उसके परिवार में 6 भाई और 6 बहनें थीं और सारे 6 के 6 भाई कट्टर अपराधी थे। उसका सबसे बड़ा भाई रेलवे में सरकारी नौकरी करता था, मगर कस्तूरबा नगर के सभी लोगों को ये पता था कि उसका सबसे बड़ा भाई भी एक गुंडा है। पिताजी के जिंदा रहने तक इनके परिवार के हालात काफी हद तक अच्छे थे, मगर पिताजी के गुजर जाने के बाद वो खाने तक को मोहताज हो गए थे। कोई भी भाई पैसे कमाने को बाहर नहीं जाना चाहता था। बहन की शादियां भी उन्होंने अपने गाय भैंसों को बेच कर की थी। सारी बहनों की शादी हो जाने के बाद इनके रहने खाने का कोई भी ठिकाना नहीं था। इसीलिए अक्कू ने भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया और अब वो बड़ी चोरियां करने के साथ साथ लोगों से दिन दहाड़े पैसे और सामान छीनना शुरू किया। नशा पत्ती और जुआ के साथ साथ उसके अंदर वासना की भी भूख काफी हद तक बढ़ गई थी। एक बार वो और उसके दोस्त चोरी करने नए बने बिल्डिंग्स में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़का और लड़की साथ में बैठे हुए थे। उसके सभी दोस्तों के अंदर उन दोनों को लूट के पैसे इकट्ठा करने का प्लान चल रहा था, मगर अक्कू इस वक्त उस लड़की को देखकर अपनी होश खो चुका था। उसने अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाना शुरू किया। उसने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर वो लड़का जो उस लड़की के साथ था उसने उसी वक्त पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराता है और आईपीसी सेक्शन 354 के अंतर्गत अक्कू पहली बार जेल जाता है। जेल जाकर एक इंसान या तो सुधर सकता है या तो वो बिल्कुल बिगड़ सकता है। अक्कू ने भी जेल के अंदर शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल्स के बीच रह के ये सोच लिया था कि उसे भी एक क्रिमिनल ही बनना है, और आगे जा कर के वो एक क्रिमिनल ही बना। जेल से बाहर आकर अक्कू ने अपना खौफ फैलाना शुरू किया। वो चाहता था कि उसके नाम से ही लोग डरें। वो दिन दहाड़े लोगों के घरों में घुस जाता था, उनसे खाना खाने को मांगता था और खाना खाकर वो उनके साथ ही जबरदस्ती करके उनका रेप करता था। वो नशे में इतना धुत रहता था कि उसे ये तक फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कोई बुजुर्ग औरत है या फिर एक छोटी बच्ची। उसे किसी भी तरीके से सेक्स करने को मिलना चाहिए था, बस उसके दिमाग में यही चलता था। हवस का खून उसके अंदर इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि नई नई शादी करके आई दुल्हन को भी वो नहीं छोड़ता था। वो उनके साथ भी जबरदस्ती करता था। कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी कस्तूरबा नगर में नहीं करना चाहता था। लोग उससे खौफ खाकर अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। कोई भी अपनी बेटियों को स्कूल भी नहीं भेजता था, बस यही डर से कि कहीं उन्हें अक्कू रास्ते में परेशान ना करे या फिर उनके साथ कुछ गलत ना करे। अक्कू के डर से कई लोग तो अपनी बेटियों की शादी 13 से 16 साल की उम्र में भी करने को राजी थे, ताकि वो शादी करने के बाद अपने घर में सुरक्षित रहें। अक्कू यहाँ तक ही नहीं रुका,
बल्कि वो गरीब लोगों से भरे बाजार में उनकी खून पसीने की कमाई लूट लेता था। वो कस्तूरबा नगर में ये ऐलान करा चुका था कि यहाँ की सारी औरतें ज्यादातर किसी न किसी के घर में साफ सफाई या फिर खाना बनाने का काम करती हैं, और उसे उन सभी औरतों से हफ्ता चाहिए था, क्योंकि वो पैसा कमा रही थी। उसने लोगों को खुलेआम ये धमकी देकर रखा था कि अगर मेरी शिकायत किसी ने पुलिस स्टेशन में की तो मैं उनके सारे खानदान को जान से मार डालूंगा। और बस इसी डर से कोई भी उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं कराता था। पक्कू की इस हरकत से लोगों के अंदर उसके लिए डर बैठ गया था। पक्कू जहां कहीं भी जाता था, लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। वो ये कभी नहीं चाहते थे कि वो अक्कू के चंगुल में फंसे। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में घुस जाते थे और मोहल्ला बिल्कुल शांत पड़ जाता था। शाम के बाद ऐसा कभी नहीं लगता था कि कोई भी लोग वहां रहते हैं। पक्कू से पूरी कस्तूरबा नगर खौफ खाती थी, मगर एक औरत ऐसी थी जो उसके सामने भी डट कर खड़ी रहती थी। उसका नाम था आशा भगत। आशा भगत जो है वो शराब बेचती थी। उसके पास आने जाने वाले लोग तो बहुत थे, मगर उनमें से अधिकतर लोग हार्डकोर क्रिमिनल होते थे। तो अक्कू को कहीं तो ऐसा लगा कि उसका कोई कॉम्पिटिटर आ गया है। साथ ही साथ उसे ये डर था कि कहीं अगर उसने आशा भगत को परेशान किया या फिर उसके धंधे के बीच आया तो वो उसका पत्ता साफ करने से कभी नहीं चुकेगी। और इसी कारण से उन दोनों के बीच राइवलरी बढ़ती गई। एक बार अक्कू के ही दोस्त ने आशा भगत के साथ मिलकर उसे जान से मारने का प्लान बनाया और उसे शराब के नशे में चढ़ाकर उस पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। मगर उस दिन अक्कू खुद को एक कोने में छुपाकर उन सब से बचने में कामयाब होता है। वार का जख्म काफी गहरा था और खून काफी बह जाने के कारण उसकी हालत नाजुक हो गई थी। जिस बीच उसका एक करीबी दोस्त अविनाश ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी। अविनाश काफी खुला मिजाज का इंसान था। वो सभी लोगों से हंसकर बात करता था। उसकी दोस्ती मोहल्ले से लगभग हर लोगों से थी। वो एक तरफ तो अक्कू का भी अच्छा दोस्त था, मगर दूसरी तरफ वो आशा भगत का भी अच्छा दोस्त था। अक्कू जब भी अविनाश को आशा से बात करते हुए देखता था तो उसका खून अंदर से खौल उठता था। उसने एक बार अविनाश को टोकते हुए कहा कि तू सबके साथ अच्छे से रहता है, तेरी सबके साथ दोस्ती है और तू सबसे अच्छे से बात करता है। अगर तू मेरा दोस्त है तो तू बस मेरे से ही बात करेगा। इस पे अविनाश ने कहा कि सुन अक्कू, जैसा तू मेरा दोस्त है वैसे ही यहाँ सभी मेरे दोस्त हैं। आशा भी मेरी उतनी ही अच्छी दोस्त है, यानी कि सब मेरे साथ अच्छे से रहेंगे तो मैं सबके साथ बात करूंगा। तो उन दोनों के बीच ऐसे में ही तू मैं हो जाती है और कुछ मिनटों में ही उनकी बातों बातों की लड़ाई हाथापाई पर उतर जाती है। अक्कू ने अपने पैंट से चाकू निकाला, अपने दांतों से खोला और देखते ही देखते उसने उस चाकू को अविनाश को मार दिया। और एक ही वार में उसने अविनाश को ढेर कर दिया, जिसे देखकर आशा भगत अपने घर से बाहर निकलती है और भरे बाजार में अक्कू को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि जिसने अपना खून देकर तेरी जान बचाई थी, जिसकी वजह से तू यहाँ हमारे सामने खड़ा है, उसी को तूने अपने हाथों से मार डाला। कैसा जल्लाद है रे तू। इतना सुनते ही जैसे अक्कू के अंदर का खून खौल उठता है और वो उसी चाकू से आशा भगत पर भी हमला कर देता है और सबके सामने भरे बाजार में उसकी जान ले लेता है। उसे जरा भी ये डर नहीं था कि उसकी ये हरकत से उसे आगे क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। उसका मानना था कि जेल जाएंगे तो जाएंगे, माँ के कोख में हमने 9 महीने बिताए हैं, तो जेल कौन सी बड़ी बात है। महीने नहीं तो साल भर बाद ही सही, मगर कभी ना कभी तो जेल से बाहर आएंगे ही ना। जेल के अंदर भी वो एक तरीके से जंगल में खुले शेर की तरह घूमता रहता था। वो हर इंसान को बड़े गौर से ऑब्जर्व करता था और जान जाता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। पुलिस वाले भी उसकी मेहमान नवाजी में हमेशा पेश रहते थे। उसके अच्छे खाने से लेकर शराब तक की डिमांड को पूरी कर दी जाती थी। अविनाश और आशा भगत को मारने के बाद वो जेल तो जाता है, मगर जेल से बाहर आने के बाद उसका आतंक और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण दो औरतों ने मिलकर उसे जान से मारने का प्लान बनाया। अक्कू उसी रात उनके घर घुस जाता है जिन्होंने उसे मारने का प्लान बनाया था, और उनसे खाना खाने को मांगता है। वो अपना हथियार बेड के ऊपर रखता है और अपना खाना खाना शुरू करता है। दोनों औरतें उसे खाना खाते हुए देख रही थी और सही समय का इंतजार कर रही थी कि कब वो अपना सारा ध्यान खाना खाने में लगाएगा और कब वो भागकर उसके चेहरे पर मिर्ची का पानी फेंककर उसकी जान ले लेंगी। मगर अक्कू बड़ा शातिर था। वो अपना ध्यान हमेशा चौकन्ना रखता था। उसे शायद उन दोनों के हाव भाव को देखकर ऐसा लग गया था कि वो दोनों उसका ही इंतजार कर रही थी। जिसके बाद हालात को समझते हुए उसने अपना खाना आधा ही छोड़कर तुरंत उसके घर से फरार हो गया।
और दोनों औरतों ने उसे उस दिन मारने का मौका गवा दिया। उसी रात दोनों औरतों ने उस मोहल्ले को खाली कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अक्कू पर उनका वार चूक गया है, मगर अक्कू पलटवार जरूर करेगा। ये तो बस एक फैमिली की कहानी थी। एक भी इंसान कस्तूरबा नगर में नहीं रहना चाहता था। सबको अपना और अपने परिवार की जान प्यारी थी। अक्कू ने 2 सालों में लोगों को इतना परेशान कर दिया था कि लोग अपने खून पसीने की मेहनत से बनाए गए घरों को भी छोड़कर जाने को मजबूर थे। अक्कू यादव ने मरने से पहले अपनी आखिरी धमकी उषा नारायणे को दी थी। उषा नागपुर के एक होटल में होटल मैनेजमेंट का काम करती थी, जिसके कारण उसका ड्रेसिंग सेंस आम महिलाओं से थोड़ा एडवांस था। वो कस्तूरबा नगर में ही रहती थी और आए दिन वो देर रात को होटल का काम खत्म करके वो अपने घर आती थी। अक्कू हमेशा उषा को गंदी नजरों से देखता था और गंदे गंदे कमेंट्स पास करता था। एक बार उषा के घर के सामने अक्कू किसी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। अक्कू के जाने के बाद वो महिला उषा के पास मदद मांगने आती है, जिसके बाद उषा उस औरत को लेकर अगले दिन ही पुलिस स्टेशन जाती है और अक्कू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने को कहती है। मगर बजाय मदद करने के पुलिस तुरंत अक्कू को फोन घुमा देती है और सारी जानकारी देते हुए ये कहती है कि उसके खिलाफ 2 लड़कियां कंप्लेंट दर्ज कराने आई हैं, जिनमें से एक का नाम उषा नारायणे है। इतना सुनते ही जैसे अक्कू का खून खौल उठता है और वो उसी रात 10 से 15 लोगों को लेकर उषा के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरे एरिया को चारों तरफ से कवर कर लिया था। अक्कू उषा नारायणे से खुद कहता है कि आज देखते हैं कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि उषा को बचा सकता है। जो तुम अपनी जवानी का जलवा दिखाती हो ना, देखते हैं आज तुम कैसे दिखाती हो। क्योंकि मैंने अपने साथ एसिड लाया है और उसे मैं अपने हाथों से तुम्हारे चेहरे पर फेंकूंगा। तुम्हारा चेहरा देखने लायक नहीं बचेगा। उषा और उसके घर वाले उसकी ये बात सुनकर सदमे में आ जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि इस हालात में क्या कदम उठाना है। उषा बस अपने घर वालों से वहां से भाग जाने को कह रही थी, ताकि उनके सारे घर वाले सुरक्षित रह जाएं। मगर किसी ने भी उषा को छोड़कर भागने की इच्छा नहीं जताई। उसके बड़े भाई ने अपना मन मार के सभी को पीछे वाले कमरे में ले गया। मगर वहां घर के आगे अक्कू के साथ साथ उसके सारे गुंडे घर के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मोहल्ले के सभी लोग उसे ऐसी हरकत करते हुए देख रहे थे, मगर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी उसके हाथों से एसिड के बॉटल को छीने या फिर उसे रोके। सभी बस अपने घर से उसे गालियां देते और चिल्लाते हुए देख रहे थे। उषा को पता था कि आज उसे अपना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खुद ही कुछ कदम उठाना होगा। या तो आज वो सभी बचेंगे या फिर अक्कू और उनके गुंडों के साथ साथ उषा और उसके परिवार भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इस किस्से को खत्म करने के लिए उषा ने अपने घर की सिलेंडर निकाली, उसे घसीटते हुए घर के मेन दरवाजे पर लाया और उसकी पाइप गेट से बाहर निकालकर सिलेंडर की निब खोल दी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि अगर तुम में से कोई भी आज इस दरवाजे से अंदर घुसकर आ गया तो मेरे घर वालों के साथ साथ तुम सभी लोगों की अर्थी आज साथ में ही उठेगी। इतना देखते ही अक्कू के होश गुल हो जाते हैं। उषा ऐसा कुछ करेगी इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। यही वो समय था जब सभी मोहल्ले वालों के अंदर उसे मारने की आग तड़प उठी। इससे पहले तो बस चिंगारियां ही सुलग रही थी और इसके बाद ही उन सभी को ये रियलाइज हुआ, अगर आज वो अपनी घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो आने वाली उनकी सभी पीढ़ियों को अक्कू और उनके गुंडे परेशान करते ही रहेंगे। इसीलिए उन सब लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और अक्कू के साथ साथ सभी गुंडों को मारने के लिए दौड़ गए। वो रात अक्कू फरार हो जाता है और रात भर खोजबीन करने के बावजूद भी वो किसी को कहीं नहीं मिलता। अगले 2 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती। अक्कू को यह पता चल गया था कि अगर वो मोहल्ले वालों के सामने जाएगा, लोगों का गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ेगा। इसीलिए उसने खुद को सरेंडर करके कुछ दिनों तक जेल में गुजारने का प्लान बनाया, ताकि वो उन सभी लोगों से दूर रहे और सुरक्षित रहे। ये बात कस्तूरबा नगर के सभी लोगों तक पहुंच जाती है कि अक्कू ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को सरेंडर करवा लिया है। जिसके बाद वहां की औरतों ने मिलकर ये फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस राक्षस की मौत हमारे हाथों ही लिखी है। उसके लिए जेल में अपनी जिंदगी काटना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज कस्तूरबा नगर वाले कानून के निर्देशन में रह जाएंगे तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे, मगर अक्कू फिर भी जिंदा रह जाएगा। इसीलिए आखिरकार 13 अगस्त 2004 को वो दिन आता है जब कस्तूरबा नगर की सारी महिलाओं ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उस राक्षस का वध किया, जिसने न जाने कितनी ही बच्चियों और औरतों का रेप किया और ना जाने कितने मासूमों की जान ली थी।
जैसा कि मैंने बताया, अक्कू ने खुद को सरेंडर कर दिया था। इसीलिए 13 अगस्त 2004 को अक्कू को कोर्ट में जज के सामने पेश करना था और ये बात मोहल्ले में सभी लोगों को पता थी। उस दिन सभी औरतों ने अपना काम खत्म करके कोर्ट की तरफ अपना कदम बढ़ाया। कोर्ट में पूरा कस्तूरबा नगर इकट्ठा हो गया था। कोर्ट पहुंचकर सब लोगों की नजरें अक्कू के आने वाले वैन पर ही थी। वहां पहुंचे सभी लोगों ने अपने साथ कुछ न कुछ हथियार छुपा कर रखा था। सभी इशारे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि आगे क्या करना है। उतने में ही वो देखते हैं कि अक्कू की वैन कोर्ट में दाखिल होती है। लोगों की नजरें बस अक्कू पर ही थी। वो उसके आते ही उस पर हावी हो जाते हैं, जिसके कारण पुलिस अक्कू को बचाते हुए उसे कोर्ट के अंदर ले जाते हैं और कोर्ट के दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं। मगर लोगों में आक्रोश इतना था कि वो अक्कू का पीछा करते करते कोर्ट के पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ था। हथियार से वार करके उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ दिया। चिल्लाते हुए सभी कोर्ट के अंदर घुस गए। उन्होंने तो ये देखा ही नहीं कि कौन वकील है, कौन मैजिस्ट्रेट है या फिर कौन जज है। उनका ध्यान बस अक्कू पर था। पूरी भीड़ अक्कू को जकड़ लेती है और उसकी पिटाई वहीं शुरू कर देती है। औरतें अपने हथियार निकालती हैं और उसके पेट पर हमला करती हैं। पहले एक ने मारा, फिर दूसरे ने और फिर तीसरे ने। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे मारने के लिए लोग अंदर से कितना तड़प रहे हैं। उसे मारते हुए उनके आंखों के सामने शायद वो दृश्य आ रहे थे जब अक्कू ने उनके परिवार वालों को खत्म कर दिया था या फिर उनके साथ रेप किया था। उस भीड़ में हर प्रकार के लोग थे जिसे अक्कू ने परेशान किया था। उन सभी के अंदर आक्रोश था, बदले की आग थी और अपने परिवार के गम के आंसू थे। बिना वक्त गवाए लोगों ने अक्कू को मिनटों में ढेर कर दिया और उसका खून पूरे कमरे में फैल गया था। उसके शरीर के हर एक हिस्से को काट कर अलग कर दिया गया था। उसकी बॉडी देखने लायक नहीं बची थी। मगर यही देखकर कस्तूरबा नगर की औरतों के आंखों में खुशी झलक रही थी। क्या घटी, क्या देखी, क्या सुनी, क्या कही, सब गलत, सब सही। आखिरकार उस राक्षस का वध हुआ। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा ये काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि औरतों ने कानून को अपने हाथ में लेकर के सही किया या फिर गलत।